अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, होप यू ऑल विल बी फाइन। आज हम लीडरशिप एंड मैनेजमेंट के चैप्टर नंबर 1 के जो रिमेनिंग ऑब्जेक्टिव्स है उसके रिगार्डिंग हम पढ़ेंगे। उसमें हमने आज पढ़ना है नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और डिफरेंट जो हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन है उनके स्ट्रक्चर्स के बारे में हमने आज पढ़ना है। इनके ऑब्जेक्टिव्स में हमने ये देखना है कि ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, ठीक है, इसकी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर क्या है, इसकी मीनिंग क्या है, इसका नेचर क्या है, ठीक है। डिस्क्राइब ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स, क्लासिफाई द हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन, रिकॉग्नाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ रिडिजाइनिंग, रिस्ट्रक्चरिंग एंड रीइंजीनियरिंग, एक्सप्लेन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन। ये सारे इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव्स हैं। सबसे पहले हमने इसमें देखना है कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्या होती है, ठीक है। कलेक्शन ऑफ पीपल वर्किंग टुगेदर अंडर अ डिफाइंड स्ट्रक्चर टू अचीव डिटरमाइन आउटकम। ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास हर वो जगह होती है जहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर किसी खास गोल को अचीव करने के लिए काम करते हैं, तो उसको हम नाम देते हैं ऑर्गेनाइजेशन का। फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करें हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन की, तो जो भी हमारे पास हॉस्पिटल्स होते हैं तो उनके उनमें डिफरेंट लोग काम करते हैं। कलेक्शन ऑफ पीपल मीन्स कि उसमें डॉक्टर्स भी होते हैं, उसमें नर्सेज भी होते हैं, उसमें पैरामेडिकल स्टाफ भी होता है, ठीक है। और उनका एक ही गोल होता है। क्या गोल होता है? पेशेंट की हेल्थ के बारे में उन्होंने काम करना है, पेशेंट की हेल्थ रिस्टोर करना है, पेशेंट को अच्छी सी केयर देना है। तो ऑर्गेनाइजेशन का यही मीनिंग हुआ कि ये हमारे पास एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल जो है वो कलेक्ट होके काम कर रहा होता है किसी स्पेसिफिक गोल को अचीव करने के लिए। तो हेल्थ केयर में सारे लोग काम कर रहे होते हैं अस्पताल में, वहाँ पे डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ, और सबका एक ही गोल होता है पेशेंट के हेल्थ को रिस्टोर करना। तो उसको हम नाम देते हैं ऑर्गेनाइजेशन का। इसके बाद जो है वो फिर हमारे पास आता है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। अब ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास डिफरेंट लोगों के बिहेवियर आते हैं, डिफरेंट लोगों के फैक्टर्स आते हैं, इन्फ्लुएंस आते हैं कि वो उनके काम पे कैसे असरअंदाज होते हैं। उसको फिर हम नाम देते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इज अ कन्वीनियंट शॉर्ट हैंड दैट रेफर्स टू द न्यूमेरियस इंटररिलेटेड इन्फ्लुएंसेस ऑन एंड पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर ऑफ पीपल विद इन ऑर्गेनाइजेशन। इसमें यह है कि देखिए हमने ऑर्गेनाइजेशन में ये बात की है कि ऑर्गेनाइजेशन हर वो जगह है जहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल काम करते हैं। अब जाहिर बात है हर बंदे का बिहेवियर दूसरे से डिफरेंट होता है, ठीक है। और वो इनका जो भी किसी बंदे का बिहेवियर है वो उनके काम पे फिर असरअंदाज होता है। तो डिफरेंट लोगों के जब बिहेवियर उनके काम पे इन्फ्लुएंस कर देता है, उस पर इफेक्ट कर रहा होता है, तो उसको फिर हम नाम देते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में कौन कौन से हमारे पास कंपोनेंट्स है, कौन कौन सी चीज़ों पे ये मुश्तमिल है। उसमें हमारे पास बिहेवियर ऑफ पीपल है। जो भी लोग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा होता है उसका जो बिहेवियर है, एक बंदे का बिहेवियर ज़ाहिर बंदे दूसरे से डिफरेंट होता है, तो वो भी हम इसमें काउंट करते हैं। प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट हम काउंट करते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट के प्रोसेस कैसा है, ठीक है। अब देखिए हम अगर हेल्थ केयर की बात करें तो वहाँ पे हमारे पास सबसे ऊपर जो बैठा होता है वो ईडी होता है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होता है, फिर हमारे पास जेईडी होता है, फिर डीईडी होता है, फिर हमारे पास डायरेक्टर होता है, ठीक है, नर्सिंग डायरेक्टर होता है, फिर मैनेजर होता है। तो ये सारा हमारे पास मैनेजमेंट का प्रोसेस है, उस पे भी ये हमारे पास इफेक्ट कर रहा होता है। द ऑर्गेनाइजेशनल कंटेक्स्ट इन विच द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट टेक प्लेस। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में फिर ये देखना होता है कि मैनेजमेंट के प्रोसेस जो है वो कैसा है। हर ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट का प्रोसेस डिफरेंट होता है दूसरे से। Organization process and the execution of work in interaction with the external environment of which the organization is part। फिर आपने ये भी देखना है कि आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, एक ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरनमेंट दूसरे से कैसे डिफरेंट है, या एक ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम कर रहे हैं वो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के लोगों के साथ उनका इंटरेक्शन कैसा है, तो ये भी हमने देखना है और ये भी हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में काउंट होता है। ये देखिए यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की बात इन्होंने की हुई है। यहाँ पे देखिए बिहेवियर ऑफ पीपल, डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल जो है वो जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा होता है तो उनका बिहेवियर जो है उस पर इफेक्ट कर रहा होता है। इसके बाद हम काउंट कर रहे होते हैं प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट कैसा है, ठीक है। और ऑर्गेनाइजेशनल कंटेक्स्ट की हम बात करते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो लोग किस बिहेवियर के साथ काम कर रहा होता है। ये सारे फिर इफेक्ट कर रहे होते हैं इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस, कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में इन्वायरमेंट कैसा है, आपके ऑर्गेनाइजेशन में एनवायरनमेंट स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट है या फ्रेंडली एनवायरनमेंट है। ये सारे आपके ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर पे या प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट पे जो है वो इफेक्ट कर रहा होता है। इसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस एंड
एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो प्रोसेस चल रहा है ऑर्गेनाइजेशन का वो कैसा है, वो भी फिर आगे से जो है वो एनवायरमेंटल इम्प्लीमेंट्स पे इफेक्ट कर रहा होता है। और इसके बाद जो है वो इम्प्रूव ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस एंड इफेक्टिवनेस। देखिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब भी आपका जो है वो मैनेजमेंट प्रोसेस ठीक हो, एक सिस्टमेटिक वे से चल रहा होता है, तो वहां पे फिर आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो गोल्स होते हैं, आपके जो परफॉर्मेंस होते हैं वो इम्प्रूव होते हैं और इसके आउटकम जो है वो फिर अच्छे आ रहे होते हैं। नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की अगर हम बात करें, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इज एन अप्लाइड बिहेवियर साइंसेस दैट इज बिल्ड ऑन कंट्रीब्यूशंस फ्रॉम अ नंबर ऑफ बिहेवियर डिसिप्लिन्स सच एज साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स। अब अगर हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के नेचर की बात करें तो उसमें हमारे पास बहुत सारी चीजें आती है, जैसे कि साइकोलॉजी है, ठीक है, एक बंदा जो है वो अगर स्पेसिफिक बिहेवियर यूज कर रहा है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो बिहेवियर वो क्यों यूज कर रहा है। अगर एक बंदा अच्छी बिहेवियर के साथ लोगों के साथ पेश आ रहा है तो इसके पीछे रीजन क्या है, और अगर एक बंदा जो है वो रूड बिहेवियर के साथ दूसरे के साथ पेश आ रहा है तो इसके रीजन क्या है। फिर हमने सोशियोलॉजी देखना है, सोशियोलॉजी ये देखना है कि आपका जो भी बंदा ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है उसके सोशल कंटेक्स्ट कैसे है, वो लोगों के साथ जो है वो कैसे बिहेव कर रहा है सोसाइटीज में, ठीक है। फिर सोशल साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स, ये सारे वन बाय वन जो है वो हम आगे हमने पढ़ना है। अभी साइकोलॉजी की अगर हम बात करें तो साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर व्हिच ट्राइज टू आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिविजुअल एंड प्रोवाइड्स एन अंडरस्टैंडिंग व्हाई एन इंडिविजुअल बिहेव इन अ पर्टिकुलर वे। इसमें हमने ये देखना है कि कोई भी बंदा जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है उसका बिहेवियर हमने देखना है, उसको हमने आइडेंटिफाई करना है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक देखनी है कि ये बंदा जो है वो जो जो स्पेसिफिक बिहेवियर्स वो लोगों के साथ इनका बिहेवियर है वो किस वजह से है, ठीक है। एंड अंडरस्टैंडिंग व्हाई एन इंडिविजुअल बिहेव इन अ पर्टिकुलर वे, हमने इसमें देखना है कि कोई भी बंदा जो बिहेव कर रहा है उसको हमने समझना है कि वो ऐसा बिहेव किस बेस पे कर रहा है, अच्छा बिहेव कर रहा है या बुरा बिहेव कर रहा है, इसके रीजन क्या है, ये हमने साइकोलॉजी में देखना है। इसके बाद जो है वो सोशियोलॉजी है। देखिए सोशियोलॉजी के वर्ड से आपको पता चल जाता है सोसाइटी is the study of social behavior, relationships among social groups and societies and the maintenance of social order. The main focus of attention is on the social system. इसमें हमने ये देखना है कि लोग कोई भी बंदा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब काम कर रहा है तो इनकी हमने सोशल बिहेवियर देखनी है कि उनका लोगों के साथ बिहेवियर कैसा है, सोशल ग्रुप्स के साथ इनका बिहेवियर कैसा है। तो यहाँ पे हमने फोकस करना है इनकी सोशल एक्टिविटी पे। इसके बाद जो हमारे पास आ रहा है वो हमारे पास है सोशल साइकोलॉजी। सोशल साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन द कंटेक्स्ट ऑफ सोशल सिचुएशन। इसमें हमने किसी भी ह्यूमन का, किसी भी बंदे का जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है उनका बिहेवियर हमने देखना है कि वो उनका बिहेवियर जो है वो सोशली कैसा है, सोशली लोगों के साथ का इंटरेक्शन कैसा है, अच्छा बिहेव कर रहा है, बुरा बिहेव कर रहा है किसी के साथ, वो हमने सोशल साइकोलॉजी में देखना है। दिस एसेंशियली एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ अंडरस्टैंडिंग द टाइपिकल बिहेवियर पैटर्न्स टू बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम एन इंडिविजुअल व्हेन ही टेक पार्ट इन ए ग्रुप। फिर हमने इसमें ये देखना है कि कोई भी बंदा जिसका कैसे भी बिहेवियर है वो हमने फिर देखना है कि वो किसी भी ग्रुप में अगर काम कर रहा है तो उस ग्रुप में इनका बिहेवियर जो है वो लोगों के साथ कैसा है। दिस इज सम टाइप ऑफ सोशल साइकोलॉजी। इसके बाद हमारे पास आता है एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी क्या है, इज द साइंस ऑफ मैनकाइंड एंड द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एज अ होल। अब यहाँ पे हमने देखना है किसी भी बंदे का एज अ होल बिहेवियर, इसका पूरा मैनकाइंड देखना है, उसकी कैरेक्टर देखनी है, उसकी बिहेवियर देखना है, ठीक है, उसकी हमने ये सारी चीजें स्टडी करनी है, तो उसको फिर हम नाम देते हैं एंथ्रोपोलॉजी का। एज अ होल कलेक्शन ऑफ ह्यूमन बिहेवियर जब हम बात करते हैं तो वो एंथ्रोपोलॉजी है। और अगर हम सोशियोलॉजी की बात करते हैं तो वो हमारे पास सोशल इंटरेक्शन है किसी भी बंदे का किसी स्पेसिफिक ग्रुप के साथ। और यहाँ पे ह्यूमन बिहेवियर जो है वो एज अ होल हम बात करेंगे एंथ्रोपोलॉजी में। द मेन फोकस ऑफ अटेंशन इज ऑन द कल्चरल सिस्टम, बिलीव्स, customs, ideas and values within a group or society and the comparison of behavior among different cultures. अब इसमें हमने देखे, हमने इसमें 3-4 चीजें डिस्कस किए। हमने कल्चरल सिस्टम देखना है कि एक बंदा है उनका कल्चर जो है वो दूसरे बंदे से डिफरेंट है, तो उनको फिर वहां पे अडॉप्ट करना चाहिए कि मैंने डाइवर्स कल्चर के लोगों के साथ कैसे बात करनी है, कैसे अपनी बिलीफ शेयर करनी है, कैसे अपनी एरिया शेयर करनी है ग्रुप में या सोसाइटी में जहाँ पे डिफरेंट कल्चर्स के लोग रहते हो। इकोनॉमिक्स की हम बात करेंगे तो एनी ऑर्गेनाइजेशन टू सर्वाइव एंड सस्टेन मस्ट बी अवेयर ऑफ द इकोनॉमिक विएबिलिटी ऑफ देयर एफर्ट। दिस implies even to the non profit and
वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन एज वेल। इसमें देखिए इकोनॉमिक्स जो है वो सारी रिलेटेड हमारे पास इकोनॉमी के साथ है, ठीक है। यहाँ पे हमने देखना है कि जहाँ पे भी आप काम कर रहे हो वहाँ पे आपने इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कैसे आना है, कैसे उसको लेके आओगे आप, ठीक है। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करो, जाहिर बात है आपको वहाँ पे फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप जब काम करते हो तो किस लिए करते हो, ताकि आपको फाइनेंशियल सपोर्ट मिले, वहां से आपको कुछ ना कुछ मिले। तो आपने वहां पे इन चीजों के साथ जो है अपने आप को अवेयर रखना है। आपने जो है वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में जब आप काम कर रहे हो वो आपको पे कर रहे हैं, तो आपने भी उसी हिसाब से वहां पे काम करना है, ऑर्गेनाइजेशन को आपने आउटपुट देना है अपना। Political sciences, although frequently overlooked, the contribution of political scientists are significant to the understand arrangement in organization. It studies individuals and group within specific condition concerning the power dynamics. अब political sciences हमारे पास क्या है, इसमें आपने जो है वो political चीजों को देखना है। देखिए हर ऑर्गेनाइजेशन में जब आप काम कर रहे होते हो तो आपको वहां पे जो है कुछ political influences भी नजर आएगा, ठीक है। तो आपने उसी हिसाब से जो है वो अपने आप को देखना है कि वहां पे आप किसी भी पावर को, किसी भी चीज को जो है वो आप कैसे डायनामिकली लेके चलोगे, ठीक है। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे ये पिक्चर में सारा उन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ है। इसके दरमियान में जो है वो आपका ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब आप काम कर रहे होते हो तो वहां पे आपने अपनी बिहेव को कैसे कंट्रोल करना है, किस बेस पे कंट्रोल करना है। तो उसके हमने 3-4 चीजें पढ़ी। सबसे पहले इसमें जो है हमने साइकोलॉजी पढ़ी। अब साइकोलॉजी में क्या है, आपने जो है लर्निंग थ्योरिस्ट, पर्सनालिटी थ्योरिस्ट, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट, इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट। यहाँ पे आपने देखना है, अपने बिहेवियर देखना है लोगों को कि वहाँ पे लोग बिहेव कैसे कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हमने पॉलिटिकल साइंसेस की बात की है। इसमें हम क्या देखते हैं, इसमें हम देखते हैं स्ट्रक्चरिंग ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, लोकेशन ऑफ पावर एंड हाउ पीपल मैनिपुलेट पावर फॉर इंडिविजुअल सेल्फ इंटरेस्ट। इसमें हमें देखना है कि किसी के बंदे के पास पावर है, किसी बंदे के पास जो है वो अथॉरिटी है, तो वो उस अथॉरिटी को कैसे यूज कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशनल बेनिफिट के लिए। फिर हमारे पास आती है सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी में देखिए हमने बात की सोसाइटी की कि आपके पास डिफरेंट सोसाइटी से लोग आते हैं, काम कर रहे होते हैं, डिफरेंट कल्चर्स के लोग आते हैं वहां पे काम कर रहे होते हैं। तो उनके साथ आपका इंटरेक्शन कैसा है, वो डायरेक्टली आपका इफेक्ट कर रहा है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर पे। इसके बाद हमने एंथ्रोपोलॉजी की बात की है, ठीक है। इसके बाद हमने सोशल साइकोलॉजी की बात की। तो ये सारी चीजें हमारे ऑर्गेनाइजेशनल, इन सारी चीजों को कलेक्टिवली जो है वो हम नाम देते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का। अब हम यहाँ पे थोड़ा बहुत जो है वो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे पास ऑर्गेनाइजेशनल के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास आती है ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स। ये कौन सा स्ट्रक्चर है? ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज क्रम्बलिंग ब्रेकडाउन अंडर द वेट ऑफ एवर इंक्रीजिंग रेगुलेशन दैट ड्राइव ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। Or the optimal organizational structure integrates organizational goals, size, technology and environment. अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर हम बात करें तो ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में हमारे पास अकाउंटेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। यहाँ पे आप अकाउंटेबल हो, आप जो भी काम करोगे उसकी आपने जवाब देना है। आप वहाँ पे जवाबदेह हो अपने मैनेजर को, अपने सीएलएस को, अपने ईडी को आपने जवाब देना है। एंड ट्रांसपेरेंसी, वहां पे जो भी काम आप करोगे आप इक्वलिटी के साथ करोगे, ट्रांसपेरेंसी के साथ करोगे, ठीक है। और यहाँ पे दूसरी डिफिनेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपने अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल सेट्स किए होते हैं, वो गोल आपने मीट करने हैं। कैसे मीट करने हैं, उसकी अकाउंटेबिलिटी आपने देनी है, ठीक है। आपके गोल साइज क्या है, कितने टाइम में आप अपने गोल मेट करोगे, या आपने कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करनी है इसके लिए, और आपने उसके लिए अपना एनवायरनमेंट कैसे बनाना है। तो ये हमारे पास सारी जो चीजें है ये ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स में आती है। सबसे पहले बात इसमें अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी की है। दूसरी बात आपने यहाँ पे अपने गोल सेट करने हैं, उसका साइज देखना है, टेक्नोलॉजी कौन सी यूज करनी है, और आपने एनवायरनमेंट कैसे प्रोवाइड करनी है अपने कोलीग्स को। इसके फंक्शन की अगर बात हम करें तो इसमें जो है वो हम डिपार्टमेंट वाइज जो है वो अपने ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड करते हैं, डिपार्टमेंटल वाइज स्पेशलिटी के साथ। फॉर एग्जांपल हमने बात की कि ये आईसीयू वाले लोग जो है वो जो आईसीयू स्पेशलिस्ट है,
वो आईसीयू में काम करेंगे, ठीक है। इसके अलावा डायलिसिस वाले जो स्पेशलिस्ट लोग हैं वो डायलिसिस में काम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इस ऑर्गेनाइजेशन में हमने, ये हमारे पास दूसरा स्ट्रक्चर है, फंक्शनल स्ट्रक्चर है, ठीक है। पहले हमने बात की है ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर की, अब हम बात करेंगे फंक्शनल स्ट्रक्चर की। इसके नाम से जाहिर है कि हमने फंक्शन के हिसाब से जो है वो लोगों को डिवाइड करना है इन डिपार्टमेंट्स बाय स्पेशलिटी, जिसकी जो भी स्पेशलिटी है उसको हमने उस डिपार्टमेंट में भेजना है। विद सिमिलर टास्क बीइंग परफॉर्म बाय द सेम ग्रुप, यहाँ पे सिमिलर टास्क होगा और हमने डिफरेंट ग्रुप्स बनाए होंगे, 5-5 लोगों के, 6 लोगों की, जाहिर बात है। अब सिमिलर टास्क ये है कि अगर आईसीयू में जो है वो 6 लोग काम कर रहे हैं तो सबका एक ही तरह का काम होगा ना, वहाँ पे क्रिटिकल पेशेंट्स होंगे, उनको केयर करना, वेंटिलेटर पे पेशेंट्स को जो है वो केयर प्रोवाइड करना, तो सिमिलर टास्क होंगे सिमिलर ग्रुप के। सिमिलर ग्रुप ऑपरेटिंग आउट ऑफ द सेम डिपार्टमेंट, और जो सिमिलर ग्रुप के पीपल होंगे वो सेम डिपार्टमेंट में, मींस के आईसीयूज में या डायलिसिस में या जो भी डिपार्टमेंट का है सेम डिपार्टमेंट में वो काम कर रहे होंगे। सिमिलर डिपार्टमेंट रिपोर्टेड टू द सेम मैनेजर, इनका एक ही मैनेजर होगा और उसको जो है वो रिपोर्ट करेंगे कि जो जो इसके डिपार्टमेंट में हो रहा है। देखिए यहाँ पे फंक्शनल स्ट्रक्चर है हमारे पास, इसमें जो है वो सबसे पहले हमारे पास सीबीओ होता है, ये ज्यादा कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं है। सीईओ होगा इसमें, फिर इसके बाद है वो नर्सिंग का होगा, ठीक है। नर्सिंग या नर्सिंग सुपरवाइजर डायरेक्टली रिपोर्ट करेगा सीईओ को, ठीक है। इसके बाद डायरेक्टरी वाला डायरेक्ट रिपोर्ट करेगा सीईओ को, फार्मेसी वाला डायरेक्ट रिपोर्ट करेगा सीईओ को, और स्टोर रूम वाला या स्टोर पर्सन जो होगा वो डायरेक्टली रिपोर्ट करेगा सीईओ को। यहाँ पे ज्यादा कम्प्लेक्सिटी नहीं है, यहाँ पे सिर्फ हमारे पास सीईओ होगा और हर डिपार्टमेंट का हेड होगा, बस, दैट्स इनफ। इसके एडवांटेजेस जो है वो प्रोवाइड पीपल विद अपॉर्चुनिटी टू लर्न फ्रॉम वन अनदर एंड बिकम मोर स्पेशलाइज्ड एंड प्रोडक्टिव। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये होता है कि लोग जो है वो एक दूसरे से सीख रहे होते हैं। क्यों? इसलिए कि सारे लोग जो है वो एक डिपार्टमेंट में सेम ग्रुप में काम कर रहे होते हैं, तो वो फिर एक दूसरे से चीजें लर्न करते हैं। पीपल हु आर ग्रुप together by common skills can supervise one another and control each other behavior। जाहिर बात है, हमने इसमें बात की है कि डिपार्टमेंटल वाइज स्पेशलिटी के बेस पे हम लोग डिवाइड करते हैं, तो वहां पे ये एक दूसरे की स्किल्स को देखते हैं, सुपरवाइज करते हैं और एक दूसरे की बिहेवियर से सीखने की कोशिश करते हैं। People develop norms and values that allow them to become more effective at what they do। यहाँ पे जो जितने भी लोग होते हैं वो अपने आप को उनके वैल्यूज के हिसाब से, उनके नॉर्म्स के हिसाब से, उनके कल्चर के हिसाब से अपने आप को इफेक्टिव करते हैं, अपने काम को इफेक्टिव करते हैं। डिसएडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहला प्रॉब्लम जो आता है वो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम आता है। एज मोर ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन डेवलप ईच विद देयर ओन हायरार्की दे बिकम इंक्रीजिंगली डिस्टेंट फ्रॉम वन अनदर। यहाँ पे देखिए हमने बात की थी कि हम जो है वो डिपार्टमेंटल स्पेशलिटी वाइज जो है वो ग्रुप बनाते हैं। अब यहाँ पे फिर मसला ये आता है कि हर डिपार्टमेंट की अपनी हायरार्की होती है, अपनी हर डिपार्टमेंट के डिफरेंट रूल होते हैं, डिफरेंट लॉज होते हैं, डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे फिर थोड़ी बहुत हमारे पास कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, मेजरमेंट प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। इंफॉर्मेशन नीडेड टू मेजर द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी फंक्शनल ग्रुप इज डिफिकल्ट टू ऑब्टेन। यहाँ पे मेजरमेंट प्रॉब्लम भी आ जाते हैं, लोकेशन प्रॉब्लम भी आ जाती है। मे बी कि हमारे पास सर्जिकल आईसीयू एक जगह हो, मेडिकल आईसीयू दूसरी जगह हो, ठीक है। तो ये फिर लोकेशन प्रॉब्लम आ जाती है जहाँ पे आप अपनी नीड जो है वो स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। कस्टमर प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, सर्वाइविंग द नीड्स ऑफ न्यू काइंड्स ऑफ कस्टमर्स एंड टेलरिंग प्रोडक्ट्स टू सूट देम इज लिटिल बिट डिफिकल्ट। यहाँ पे जितने भी आपके पास जो है वो न्यू कस्टमर्स या न्यू पेशेंट आ जाते हैं, उनको फिर ट्रीट करना, उनको फिर जो है वो एक जगह पे बिठाना, ठीक है, वो फिर आपके थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। स्ट्रेटेजिक प्रॉब्लम, टॉप मैनेजर स्पेंड टू मच टाइम फाइंडिंग वेज टू इंप्रूव कोऑर्डिनेशन। यहाँ पे फिर स्ट्रेटेजिक प्रॉब्लम आ जाती है, जो आपका टॉप मैनेजर है, आपका सीईओ है या आपका एनएस है, नर्सिंग सुपरवाइजर है या नर्सिंग सुपरडेंटेंट है, उसके लिए फिर बहुत ज्यादा टाइम लगता है किसी भी चीज को ठीक करने में, ठीक है। तो ये इनके कुछ 3-4 डिसएडवांटेजेस हैं। इसके बाद हमारे पास जो है वो सर्विस लाइन स्ट्रक्चर आ जाते हैं। ये हमारे पास एक और स्ट्रक्चर है जिसको हम नाम देते हैं प्रोडक्ट लाइन और सर्व इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है, इसमें यूनिट्स आर बेस्ड ऑन प्रोडक्ट्स। इसमें डिफरेंट यूनिट्स जो है वो फिर हम प्रोडक्ट के हिसाब से इसको डिफरेंशिएट करते हैं कि कौन से यूनिट्स में कौन से प्रोडक्ट्स बनते हैं या कौन से यूनिट में जो है वो कौन से प्रोडक्ट जो है वो अच्छे होंगे, ठीक है। ये चीजें सिर्फ हेल्थ केयर से रिलेटेड नहीं है, ये हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाके अप्लाई कर सकते हैं। सर्विसेज के बारे में आपने इसमें बताना है, जो ज्योग्राफिकल लोकेशंस को देखना है और टाइप ऑफ कस्टमर देखना है, कस्टमर हमारे पास कौन से टाइप के आते हैं। अब यहाँ पे अगर हम सर्विस लाइन स्ट्रक्चर की बात करें तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है एज कंपेयर टू
स्ट्रक्चरल फंक्शनल स्ट्रक्चर के। यहाँ पे हमारे पास सीईओ होगा, फिर उसने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बनाए होंगे और हर डिपार्टमेंट का अपना हेड होगा। जैसे ऑन्कोलॉजी है, ऑन्कोलॉजी का अपना नर्सिंग सुपरवाइजर होगा, डायरेक्टरी सुपरवाइजर होगा, फार्मासिस्ट होगा, स्टोर रूम का पर्सन होगा, फिर कार्डियोलॉजी का अलग बंदे होंगे, बर्न यूनिट के अलग बंदे होंगे। ठीक है, तो ये थोड़ी सी हमारे पास जो है फंक्शनल स्ट्रक्चर से थोड़ी सी कम्प्लेक्स है। फंक्शनल स्ट्रक्चर में हमने जस्ट बात की कि वहां पे एज ए होल एक नर्सिंग सुपरवाइजर होगा जो पूरा सिस्टम देखेगा। ठीक है, वहां पे फार्मासिस्ट एक होगा, यहाँ पे हर यूनिट का डिफरेंट बंदा होगा। इसकी स्ट्रेंथ क्या है? हिज पोटेंशियल फॉर रैपिड चेंज इन एन अनस्टेबल एनवायरनमेंट। ये अगर आपके पास एनवायरनमेंट अनस्टेबल है तो उसमें चेंज जो है वो रैपिडली लेके आ सकता है। स्पेशलाइज्ड डिवीजन एंड इट्स आउटपुट कैन बी टेलर टू द सिचुएशन। यहाँ पे जो आपका आउटपुट है, जो आप चीजें जो है वो कैसे कर रहे हो, उस सिचुएशन को आप स्पेशलाइज कर सकते हो, उसको आप जो है वो ठीक करने की कोशिश कर सकते हो और जल्दी भी ठीक हो सकती है। क्लाइंट सेटिस्फेक्शन इज हाई। यहाँ पे जो आपके क्लाइंट्स होंगे, आपके पेशेंट्स होंगे, उसकी सेटिस्फेक्शन लेवल हाई होगी, क्योंकि यहाँ पे हर डिपार्टमेंट के लिए अलग आपने बंदे नॉमिनेट की हुई है। नर्सिंग मैनेजर होगा, फार्मासिस्ट होगा, स्टोर मैन होगा, सारा कुछ। ठीक है, इसकी वीकनेस में आ जाती है कि यहाँ पे डुप्लीकेशन ऑफ रिसोर्सेज हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि एक डिपार्टमेंट में भी वही बंदे बैठे हुए हैं, 4-5 बंदे आपने बिठाए हुए हैं, दूसरी डिपार्टमेंट में भी उस तरह के बंदे बिठाए हुए हैं, तो यहाँ पे डुप्लीकेशन के चांसेस ज्यादा होते हैं। लैक ऑफ इन डेप्थ टेक्निकल ट्रेनिंग एंड स्पेशलाइजेशन, कोऑर्डिनेशन अक्रॉस सर्विस कैटेगरीज। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन जो है उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। ऑन्कोलॉजी का अलग बंदा होगा, कार्डियोलॉजी का अलग होगा, पल्मोनरी का अलग होगा, तो वो एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन जो है वो अच्छी तरह से फिर नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि लोग ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसके बाद हमारे पास एक और स्ट्रक्चर है ऑर्गेनाइजेशन की, जिसको हम नाम देते हैं हाइब्रिड स्ट्रक्चर। द स्ट्रक्चर ऑफ अ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज मेनी डिविजन्स एंड सिमल्टेनियसली यूजेस मेनी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स। अब ये वाला जो स्ट्रक्चर है हाइब्रिड स्ट्रक्चर, ये फिर ज्यादा कॉम्प्लेक्स है एज कंपेयर टू द प्रीवियस टू जो हमने फंक्शनल वाला पढ़ा है, और इससे पहले जो है वो हमने सर्विस लाइन वाला पढ़ा है। इसमें फिर हाइब्रिड में डिवीजन एज कंपेयर टू अदर टू ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, और इसमें डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है वो हम यूज कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आते हैं। ठीक है, वो मजीद फिर जो है उसकी इन्होंने डिफरेंट बंदे रखे हुए हैं। ठीक है, जैसे नर्सिंग के लिए उन्होंने एक यूनिट के लिए अलग बंदा रखा हुआ है, स्टोर रूम मेंटेनेंस के लिए अलग रखा हुआ है, डॉक्टर के लिए अलग रखा हुआ है, एडमिटिंग के लिए अलग रखा हुआ है, फार्मेसी के लिए अलग रखा हुआ है, बिलिंग के लिए अलग रखा हुआ है। ठीक है, फिर हमारे पास रूरल क्लिनिक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, उसकी फिर नर्सिंग एडमिटिंग, ये मजीद कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। इसमें फिर वहां पे देखिए हमने सिर्फ नर्सिंग की बात की थी, स्टोर रूम की, डायरेक्टरी की और फार्मेसी की। यहाँ पे दो और ज्यादा हो गए, एक एडमिटिंग वाला और एक बिलिंग वाला। तो दिस स्ट्रक्चर इज मोर कॉम्प्लेक्स देन प्रीवियस टू। इसकी स्ट्रेंथ क्या है? प्रोवाइड simultaneous coordination with the product division while maintaining the quality of each function। यहाँ पे आप किसी भी चीज की क्वालिटी अगर आप चेक करना चाहते हो तो उसकी फंक्शन जो है वो आप चेक कर सकते हो, मेंटेन कर सकते हो अच्छी तरीके से। improves the alignment between corporate and service or product codes, foster better adaptation to the environment while still maintaining efficiency। यहाँ पे आप environment को बेटर कर सकते हैं, इसको जो है अडॉप्ट कर सकते हैं, यहाँ पे आप मजीद एफिशिएंसी जो है वो लेके आने की कोशिश कर सकते हैं। इसकी फिर वीकनेस ये है कि यहाँ पे आपका फिर कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बहुत ज्यादा हो जाता है आपके टॉप एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजर के साथ। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास वार्ड में हेड नर्स होती है, हेड नर्स अकाउंटेबल है, सुपरवाइजर को सुपरवाइजर अकाउंटेबल है, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट को नर्सिंग सुपरिटेंडेंट अकाउंटेबल है, ईडी को। तो ये ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट जो है वो फिर बन जाते हैं टॉप मैनेजमेंट और मैनेजर के दरमियान। मैनेजर ऑफ्टन रिसेंट डिसलाइक एडमिनिस्ट्रेटर्स इंस्ट्रक्शंस इंटरप्शन इनटू व्हाट दे सी एज देयर ओन एरिया ऑफ रिस्पांसिबिलिटी। यहाँ पे देखिए आप लोग जो है, यहाँ पे हम बात करेंगे मोस्टली हेल्थ केयर की, क्योंकि हम सारे हेल्थ केयर से रिलेटेड है। अगर आपके वार्ड का मैनेजर है, ठीक है, उसको एडमिनिस्ट्रेशन से भी जो है वो आ जाती है रूल्स रेगुलेशन के, आपने ये वाले रूल रेगुलेशन अपने वार्ड में जो है वो अप्लाई करना है। अब जाहिर बात है एक मैनेजर होगा, एक हेड नर्स होगा, उनको अपने वार्ड का ज्यादा पता होता है एज कम्पेयर टू टॉप मैनेजर, क्योंकि मैनेजर या हेड नर्स वार्ड में अवेलेबल होता है, उनको चीजों का पता होता है। जो टॉप एडमिनिस्ट्रेशन है उनको नहीं पता होता, तो वो फिर नहीं चाहता कि मैं अपने वार्ड में डिस्ट्रक्शंस लेके आऊं या अपने सब कुलीग को जो है वो डिस्टर्ब कर लूं। ओवर टाइम ऑर्गेनाइजेशन नीड टू एक्युमुलेट लार्ज कॉर्पोरेट स्टाफ टू ओवरसी डिवीजन इन एन अटेम्प्ट टू प्रोवाइड फंक्शनल कोऑर्डिनेशन अक्रॉस सर्विस और प्रोडक्ट्स। ये सारी चीजें इसमें आ जाती है। फिर वो
अगर आप कोई भी रूल्स नया इम्प्लीमेंट कर देते हो अपने वार्ड में या अपनी सिटिंग में, तो वहां पे फिर आपको टाइम ज्यादा लगता है, आपने अपने स्टाफ के साथ कॉर्पोरेट करना है, मे बी आपके पास स्टाफ बहुत ज्यादा हो, जो चीज आपके पास आ रही है टॉप मैनेजमेंट से इम्प्लीमेंट करने के लिए, वो फिर आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसके बाद हमारे पास एक और स्ट्रक्चर जिसका हम नाम देते हैं मैट्रिक्स स्ट्रक्चर का, इन विच फंक्शनल एंड स्टाफ प्रोवाइड in which functional and staff personnel are assigned to both a basic functional area and to a project or product manager। इसमें क्या होता है, इसमें जो आपके पास स्टाफ होता है उसको आपने बहुत सारे टास्क देने हैं फंक्शनल एरिया में भी, कि आप जो है चीजों को अच्छी तरह से लेके चलो, और मैनेजर की पोस्ट भी कि भाई यहाँ पे आज आप वार्ड को आज आपने मैनेज करना है, तो आपने वार्ड भी देखना है, आपने पेशेंट्स भी देखने हैं, आपने चीजें भी मेंटेन करनी है, तो वो सारी चीजें इसमें आ जाती है। फिर the matrix form is intended to make the best use of talented people within a firm by combining the advantages of functional specialization and project specialization। इसमें फिर क्या है, इसमें फिर आप ये देखना कि आपने बेस्ट टैलेंटेड, जाहिर बात है जो बंदा वार्ड को मैनेज कर रहा है उस टाइम पे, जिसको हम कहते हैं कि आप जो है वो इस टाइम पे आपने वार्ड संभालना है, ठीक है, कोई भी अभी सीनियर नहीं है, आपने वार्ड संभालना है, तो ये वो फिर अगर 5 बंदे हैं वार्ड में, तो उसमें वो टैलेंटेड बंदा देखेगा कौन सा बंदी में ये एबिलिटी है कि वो वार्ड को अच्छी तरह से मैनेज कर सके, वो पेशेंट्स को भी देखे, वो इक्विपमेंट्स को भी देखे, वो डॉक्यूमेंटेशन को भी देखे। यहाँ पे ये स्ट्रक्चर है हमारे पास, वाइस प्रेसिडेंट आउट पेशेंट सर्विस है, ऑन्कोलॉजी, पेडियाट्रिक, फैमिली मेडिसिन, ये सारे स्ट्रक्चर दी हुई है यहाँ पे, ठीक है। फिर नर्स मैनेजर डायरेक्ट जाएगा वाइस प्रेसिडेंट को, ठीक है, और वो आगे नर्सिंग सर्विसेज को प्रोवाइड करेगा, वो फिर नर्स मैनेजर को, इस तरह से चीजें सारी इसमें चलते रहती है मैट्रिक्स स्ट्रक्चर में। इसके स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें तो इन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर दैट सिमल्टेनियसली ग्रुप पीपल एंड रिसोर्सेज बाय फंक्शनल प्रोडक्ट, पहले हमने बात की कि हमने फंक्शन के हिसाब से, उनके प्रोडक्ट के हिसाब से लोगों को डिवाइड करना है, इनको टास्क देना है। The structure is very flexible and can respond rapidly to the need for change। ये स्ट्रक्चर जो है ये हमारे पास फ्लेक्सिबल है, इसमें आप चेंज लेके आ सकते हो बड़ी इजीली, इसमें आप चेंज लेके आ सकते हो थ्रू योर कोलीग। वीकनेस ये है कि ईच एम्प्लॉय हैज 2 बॉसेस। अब यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे हर एम्प्लॉय के फिर 2 बॉसेस बन जाते हैं, एक फंक्शनल मैनेजर होगा, एक प्रोडक्ट मैनेजर होगा। फंक्शनल मैनेजर ये कि आपने अपने फंक्शनल अपनी एरिया में कैसे करना है, कैसे आप पेशेंट की केयर को जो है वो बेहतर करोगे, तो आपने रिपोर्ट करना है हेड नर्स को। और प्रोडक्ट मैनेजर जो होगा, जितनी भी चीजें आपके पास आ रही है, इक्विपमेंट्स आ रही है, उसको भी आपने जवाबदेह देना है। तो ये इम्पॉसिबल कैंट सेटिस्फाई बोथ, आप दोनों को एक साथ सेटिस्फाई नहीं कर सकते, फिर मुश्किल हो जाएगा एक बंदे के लिए। मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन इज टाइम कंज्यूमिंग, ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, इसमें टाइम लगता है, आपने सारी चीजें मैनेज करनी होती हैं, बिकॉज फ्रीक्वेंट मीटिंग आर रिक्वायर्ड टू रिजॉल्व प्रॉब्लम्स एंड कॉन्फ्लिक्ट। इसमें आपने बहुत सारे प्रॉब्लम देखनी है, एक चीज टूट गया, एक चीज जो है वो गुम गया किसी वार्ड से, तो ये सारी चीजें फिर आपके लिए मैनेज करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। If one side of the metric is more closely aligned with organizational objectives, that side may be dominant. Parallel structure is unique to healthcare। ये parallel structure है, ये हमारे पास एक नया स्ट्रक्चर है, और ये जो है वो हेल्थ केयर में मोस्टली हमारे पास आजकल यूज हो रहा है। It is the result of complex relationship that exists between the formal authority of the health organization and the authority of its medical staff। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जितने भी आपके पास हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, जो अथॉरिटी है, जो फॉर्मल अथॉरिटी जिनको ऑलरेडी सौंपी गई है, जैसे हम नर्सिंग सुपरवाइजर्स की बात करते हैं, हेड नर्सेस की बात करते हैं, एनएस की बात करते हैं, ठीक है। द मेडिकल स्टाफ इज सेपरेट एंड ऑटोनोमस फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास चीफ नर्सिंग सुपरवाइजर आ जाते हैं, एनएमईज, नर्स मैनेजर, रजिस्टर्ड नर्स, अनलेसन असिस्टेड पर्सनल या लेसन प्रैक्टिकल नर्स, ठीक है। ये देखिए, ये यहाँ पे इनका स्ट्रक्चर बना हुआ है। यहाँ पे हमारे पास एक होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वो आगे से जो है वो फिर उनकी उन्होंने डिफरेंट सब कुलीग्स रखी हुई है। नर्सिंग के लिए अलग कुलीग रखा हुआ है, चीफ नर्स एग्जीक्यूटिव होगा, फाइनेंस का अलग बंदा होगा, चीफ फाइनेंस ऑफिसर होगा, चीफ ऑफिसर ऑफ सपोर्ट सर्विसेज होगा, मेडिकल डायरेक्टर होगा, फिर चीफ ऑफ सर्विसेज होगा, ठीक है, फिर बजटिंग वाला फाइनेंस बंदा, ठीक है। इसमें चीफ नर्सिंग एग्जीक्यूटिव में फिर हमारे पास सीएनएस, फिर नर्सिंग मैनेजर, ठीक है, फिर हमारे पास रजिस्टर्ड नर्स, और इस तरह से सारे। फिर बजट की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास हाउस कीपिंग वाले, फाइनेंस वाले, मेंटेनेंस वाले सारे आ जाते हैं। ये हमारे पास अगर हम मेडिकल पे जाएंगे तो वहाँ पे इंटरनल मेडिसिन के लोग आएंगे, सर्जरी आएंगे, ऑक्सीजन गायनी आएंगे, एंड पेडियाट्रिक्स आएंगे। तो आप लोगों ने याद रखना है कि किसी भी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई स्ट्रक्चर यूज हो रहा है तो वो हमारे पास पैरेलल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्ट्रेंथ ये है कि ये हमारे पास एक यूनिक स्ट्रक्चर है और दिस इज एप्लीकेबल
इजी टू एप्लीकेबल, ठीक है। इसकी वीकनेस ये है कि टू लाइन ऑफ अथॉरिटी वर्किंग टुगेदर, वन लाइन में क्या होगा, गवर्निंग पार्टी टू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड देन टू मैनेजरियल स्ट्रक्चर, कि कोई भी बंदा जो है वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को जो है वो रिस्पांसिबल है, और वो आगे से जो है वो रिस्पांस करेगा फिर मैनेजर को। अदर लाइन में क्या होता है कि गवर्निंग पार्टी टू मेडिकल स्टाफ, जो जैसे हम लोग हैं, ठीक है, नर्सिंग मैनेजरियल एंड मेडिकल स्टाफ टू डिसीजन फॉर नर्सेज, वो फिर नर्सेज के लिए अपने डिसीजन लेते रहते हैं। एंड प्रिवेंशन ऑन स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो उसमें कौन कौन से ऐसे चीजें हैं जो हमारे हेल्थ केयर स्ट्रक्चर को या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को जो है वो इफेक्ट कर रहा होता है। इसमें साइज है कि आपके पास ऑर्गेनाइजेशन की साइज कितनी है, कितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, आप टेक्नोलॉजी कौन सी यूज कर रहे हो, रिसेंट टेक्नोलॉजी आप यूज कर रहे हो नहीं यूज कर रहे हो, सोशल एनवायरनमेंट आपका कैसा है, रिपीटेटिवनेस ऑफ टास्क कैसा है, कि आपके पास कौन कौन से टास्क जो है वो बार बार रिपीट होते रहते हैं। रिलेशनशिप ओरिएंटेड स्ट्रक्चर जो है वो हमारे पास, उसमें हम जितने भी गवर्नेंस होते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव होते हैं, चीफ नर्सिंग सुपरिटेंडेंट होते हैं, वो अपने चीजें जो है वो शेयर कर रहे होते हैं। स्टाफ नर्सेस को जो सिग्निफिकेंट डिसीजन कंट्रोल, उनके पास पावर होता है किसी भी पेशेंट की डिसीजन लेने का। प्रिंसिपल इंक्लूड्स पार्टनरशिप, इक्विटी, अकाउंटेबिलिटी एंड ओनरशिप, ठीक है। इसके बाद जो है वो पेट्रोल की स्ट्रक्चर है, इसमें रेशनल डिजाइन बेस्ड ऑन कंसेप्ट ऑफ कनेक्शन, सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होते हैं। यहाँ पे जितने भी आपके कोलीग्स होते हैं उनके साथ आपने कैसे रिलेशन बनाना है, उनके साथ आपने फ्रेंडली एनवायरनमेंट बनाना है, ताकि जितने भी आपके गोल्स हो वो मीट हो सके। यहाँ तक जो है ये आज के लिए काफी है। यहाँ पे हमने जस्ट जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ा है कि ऑर्गेनाइजेशन क्या है, उसके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स कौन कौन से है, उसकी वीकनेस क्या है, उसकी जो है वो स्ट्रेंथ क्या है। इंशाल्लाह नेक्स्ट स्लाइड में फिर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। होप सो आप लोगों को समझ आ गया होगा। इनका एक दफा पढ़ लें, जिनको समझ नहीं है वो मुझसे फिर पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल अबाउट टुडे प्रेजेंटेशन।